डियर स्टूडेंट्स, पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। आपने पिछले 11 महीने में क्या स्टडी की नहीं की उससे कोई लेना देना नहीं। इस एक महीने में आपको T20 मैच खेलना है। 1-2 रन से काम चलने वाला नहीं है। अब आपको चौके छक्के की बौछार करनी होगी और उसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप। तो चलिए, हमने पहले भी कहा था कि आपकी रिवीजन क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो रिवीजन क्लास को आप ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और हर दिन एक अल्टरनेट वाइज रिवीजन क्लास जाएगी। एक दिन बिहार बोर्ड की, एक दिन झारखंड बोर्ड की। बिहार बोर्ड का मंडे अल्टरनेट में रहेगा, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, और झारखंड वालों का ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। ये सारे अल्टरनेट क्लासेस जाएंगे और सीरियसली रिवीजन क्लास को आप अटेंड करो। और जैसा मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है और एक बार फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने सीरियसली सारे रिवीजन को अटेंड कर लिया, आपके एग्जामिनेशन के 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं रिवीजन क्लास से आने वाले हैं। इसलिए जितना रिवीजन क्लास हो उसको ज़रूर आप सीरियसली अटेंड करो। इंग्लिश है, आप मैथ्स के प्रति सीरियस हो, फिजिक्स के प्रति सीरियस हो, केमिस्ट्री के प्रति सीरियस हो, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। कठिन है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक पक्षीय हो जाओ। आपको थोड़ा सा बैलेंस स्टडी करनी ही होगी, क्योंकि नंबर तो सब में वही 100 के ही हैं। तो किसी को आप वैल्यूलेस नहीं समझ सकते। इवन कि हिंदी भी है तो हिंदी को भी सीरियसली स्टडी करो अगर कुछ जगह हासिल करना है तो। अन्यथा किसी तरह काम निकाल लेना है तब तो कोई बात नहीं, हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तो चलो, हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास के क्वेश्चंस को। आज का जो रिवीजन है, नीदर आई डैश यू हैव डन दिस वर्क, हमें चुनना है नीदर आई डैश यू हैव डन दिस वर्क। नीदर के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है? नॉर का। नीदर आई नॉर यू। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही, यानी ना तो मैंने ना ही तुमने यह काम किया है। तो यहाँ नीदर है तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन चलेगा वो किसका चलेगा? नॉर का। यानी कि नीदर के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? नॉर का। नीदर आई नॉर यू हैव डन दिस वर्क, ना तो मैंने ना ही तुमने यह काम किया है। अगला देखते हैं, एवरीबडी डैश हिम। You might be remembering that while I was teaching you subject verb agreement syntax, I had told you that if the subject is either everybody or everyone, either somebody or someone, either nobody or no one, then its verb is always singular. अगर सब्जेक्ट एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन हो तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। अब हम लोग इधर क्रिया चुनते हैं, सिंगुलर कौन सा है? आपको अच्छे से पता है हैव सिंगुलर नहीं होता है। हैज और हैव का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। पहला गलत है। दूसरे में आते हैं, ये क्या है? V1। अब V1 कभी सिंगुलर नहीं होता। वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है। जैसे वह जाता है, आप क्या बोलोगे? ही गोज। अब वे लोग जाते हैं तो क्या बोलोगे? दे गो। तो जब आपने दे बोला यानी कि वे लोग यानी बहुत ज़्यादा, उसके साथ आपने V1 लिखा, और ही जब बोला था तो V5 लगा। ये बताता है कि सिंगुलर कौन सा होता है? V5, और प्लूरल कौन सी होती है? V1। तो हैव भी नहीं होगा, हेल्प भी नहीं होगा, होगा कौन सा? हेल्प्स, क्योंकि यहाँ आर लगा है, वो भी प्लूरल। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, अगर एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन रहे तो क्रिया हमेशा सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ हैव प्लूरल है, ये सॉरी V1 हेल्प प्लूरल है, आर प्लूरल है, केवल V5 सिंगुलर होता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या है? हेल्प्स, सी नंबर। उसके बाद दिस इज डैश बुक विच आई बॉट यस्टरडे। WH क्लॉज उतना छोड़ दो, आप लोग को शायद क्लॉज व्लॉज में थोड़ा सा फंसोगे, उतना में हम लोग जाएंगे भी नहीं। इतना याद रखना, अगर किसी नाउन के तुरंत बाद कोई WH आ गया है, हु, व्हिच, हाँ, ये सब अगर WH क्वेश्चंस, WH समझते हो? व्हाट, व्हेन, हुच, व्हिच, ये सारे
तो हर कीमत में उस नाउन के आगे आपको द लगाना है, द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। कब? दिस इज डैश बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा है। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? द का। क्लियर हो? आगे भी दूसरे रिवीजन में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओगे। अगला देखते हैं, हु डैश ब्रोकन दिस ग्लास। सही जवाब डी नंबर है, हैज। और हैज क्यों है इसका कारण समझो। हु के बाद यहाँ क्या था? ब्रोकन, क्रिया का तीसरा रूप। और आपको अच्छे से पता है हैज, सॉरी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हम क्रिया का कौन सा रूप लगाते हैं? तीसरा। तो हु, किसने। तो यहाँ जब हम किसने बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ चर्चा 10 लोगों की नहीं होती है, किसी एक ने। तो हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास का मतलब इस ग्लास को किसने तोड़ा है। तो चूंकि यहाँ ब्रोकन है, V3 है, तो या तो हमें हैज चुनना होगा या तो हमको हैव चुनना होगा। और हु यहाँ बात हम कितने की कर रहे हैं? एक की, तो सिंगुलर में हैव नहीं लगता। एक आदमी या एक चीज़ के साथ हम लोग हैव नहीं लगा के क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है डी नंबर, हैज। 5 नंबर में आते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टूडे। वन ऑफ, the noun that follows one of is always plural but its verb is always singular। one of के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ माई बुक नहीं होगा, वन ऑफ माई बुक्स होगा। एसएससी वगैरह में भी इससे संबंधित बहुत सारी एरर्स खोजने के लिए दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा, यहीं पर वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं हो सकता था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होगा, परंतु इसकी क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और चूंकि यहाँ क्या है? टुडे, आज, तो वर्तमान काल वाली क्रिया कौन सी होगी? इज। इसका सही जवाब वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त आज आ रहा है। अगला देखते हैं, आई डैश फॉर 2 hours। मेरे बच्चों इसको याद रखेंगे, यू हैव बीन टॉट दिस वन मैनी मोर टाइम्स, इन स्पाइट ऑफ दैट some of you misses these sections in center of examination. Almost the same question was asked, but many of you committed mistakes in this question. If you see for or since, अगर आप सेंटेंस में किसको देखते हो? फॉर या सिंस को कन्फर्म रखो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कन्फर्म रखो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कन्फर्म रखो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में क्या होता है? फॉर तो रहता है लेकिन सिंस नहीं होता, सिंस के जगह पर फ्रॉम लगाना होता है। खैर वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग चले जाते हैं कहाँ देखने के लिए? ऑप्शन को। यहाँ क्या है? फॉर। तो फॉर को देखते ही ऑप्शन में जहाँ हैज बीन, हैव बीन है उसको आप देखोगे और किसी को नहीं देखना। ये भी नहीं देखना, रीड नहीं, वाज रीडिंग नहीं, रीड्स नहीं, लास्ट वाला होगा क्या? हैव बीन। यानी आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। अगला देखते हैं, सी एंड हर सिस्टर डैश गोन टू मार्केट। डैश के बाद क्रिया के रूप को देखिए। यहाँ क्रिया किस रूप में है? तीसरे रूप में। और जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर आई वॉज टेलिंग यू द सेम थिंग कि अगर V3 देख रहे हो तो या तो हैज लोगे, या तो हैव लोगे, हैड लोगे, ये सब लोगे। तो सी एंड हर सिस्टर, यहाँ लोगों की संख्या कितनी है? वह और उसकी बहन। तो अब यहाँ एक है या 2 है? तो स्वाभाविक रूप से आपका जवाब होगा सर 2 है। 2 मतलब क्या हो गया? बहुवचन। बहुवचन के साथ अब हमको इधर आ जाना है। इज तो हो नहीं सकता, हैज तो हो नहीं सकता, आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है इज आर एम के साथ ING फॉर्म वाला वर्ब लगाना होता है। एक ही ऑप्शन है क्या? हैव, क्योंकि यहाँ सी एंड हर सिस्टर 2 लोग, और 2 लोग अगर यहाँ V3 है तो V3 में या तो हैव चुनेंगे या तो हैव चुनेंगे। तो चूंकि 2 हैं इसलिए उसके साथ हमको हैव लगाना है। अगला देखते हैं, आई सॉ हिम एट द स्टेशन। सॉ
क्रिया का दूसरा रूप V2, और हमको इसका क्वेश्चन टैग्स पता करना है। तो याद है आपको, जब पॉजिटिव रहता है तो हमें क्वेश्चन टैग्स में क्या जाना होता है, निगेटिव, और जब निगेटिव रहता है तो उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ आई सॉ हिम एट द स्टेशन V2 है, यानी V2 किस में लगता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। तो आकर के देखो यहाँ डिड कहाँ है C नंबर जवाब होगा इसका, यानी आई सॉ हिम एट द स्टेशन का सही जवाब क्या होगा, डिडंट आई। अगला देखते हैं, डैश यू लीव लॉन्ग। याद रखिएगा, अगर पीछे में एक्सक्लामेटरी मार्क्स है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो हर कीमत में वो एक ही मॉडल शो करना है वहाँ पर, वो क्या है, मे। एक ही मॉडल आप लगा सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश प्रेफर अ कप ऑफ टी। प्रेफर मतलब होता है प्राथमिकता देना या पसंद करना। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा या लेना चाहूँगा। तो याद रखिएगा, आपको कई बार ये बात बताएगा, अगर लाइक या प्रेफर है तो एक ही मॉडल उसमें लगता है, वो क्या है, वुड, WOULD, यानी आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी या आई वुड प्रेफर ए कप ऑफ टी। प्रेफर और लाइक में आप एक ही का प्रयोग कर सकते हो, और वो कौन सा है, वुड। बुक से कुछ सेक्शंस आ रहे हैं, आगे देखो। गांधी जी रोड फॉर डैश। गांधी जी लिखते थे किस चीज़ के लिए, कौन सी पत्रिका थी, कौन सा जर्नल था जिसके लिए वो लिखा करते थे, तो उसका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी यंग इंडिया के लिए लिखा करते थे। आगे देखते हैं, इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन द मिड्स्ट, मिड्स्ट मतलब होता है बीच में, इस बीच में इन सारे हो हंगामाओं के बावजूद एक चीज़ तो क्लियर है, इंडिया रिमेन्स, इंडिया रह जाता है। कैसा रह जाता है, वही भरना है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही उसका गौरव है। कि इंडिया की एक खूबी है कि सारे आंधी तूफान, आप जानते हो, मैंने बैच में भी इस चीज़ की चर्चा कई बार की है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज मेजर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ ह्यूज साइक्लोन, and during that cyclone, if the same tree can retain its strength, can hold the ground, you say that this is really a very strong tree. Let me tell you in Hindi, एक पेड़ की मजबूती का पता सामान्य हवा में नहीं चलता। नॉर्मल हवा चल रही है और पेड़ मजबूत है कि कमज़ोर है, इसका पता नहीं चला। जब आंधी तूफान आते हैं और अगर कोई पेड़ खड़ा रह जाता है बाकियों की बनिस्बत, तब पता चलता है कि ये पेड़ वाकई मजबूत है। यानी कि अ मैन और एनीथिंग कैन ओनली बी टेस्टेड वाइल इट इज़ एडवर्स सिचुएशन विद हिम और हर। जब उसके साथ कोई विपरीत परिस्थिति हो तभी उसकी सही टेस्ट होती है। उसी तरह भारत के साथ क्या है, कई दफ़ा ऐसा लगता है भारत खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, लेकिन फिर से फिनिक्स पक्षी के तरह भारत फिर से एकजुट हो जाता है और खड़ा हो जाता है, और ये अपने चरित्र को कभी नहीं छोड़ता। उसको हम लोग कहते हैं अचल रहना, और अचल की अंग्रेजी होती है इमूवेबल, यानी कि सब बदलाव होते हुए भी भारत की एक सुंदरता है कि वह क्या रहता है, अचल रहता है। आपने देखा होगा हमारी पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, लेकिन कुछ तो है जो दूसरों से हमें अलग करता है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, बड़ों के प्रति हमारा सम्मान, छोटों के प्रति प्यार, अपने माता पिता के प्रति लगाव, ये सारी चीज़ें कम है लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा अभी भी है, तो इसको इमूवेबल कहेंगे। अगला देखते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होता है समान, यानी गुजराती में कोई ऐसा शब्द है जो बिल्कुल समान है, किसके, सभ्यता का, तो वो एक ही शब्द है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, अच्छे आचरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता। ये गुजराती ने पूरे देश की मान्यता है। अभी आप सोचो, आप अगर 4 दोस्त साथ में हो और एक दोस्त की जुबान से हर 2 मिनट में 10 गाली निकले,
तो स्वाभाविक रूप से आपका दिल कहेगा ये ज़रूर बेकार परिवार से है, ना इसको संस्कार है ना सभ्यता है। तो सभ्यता का मतलब हमारे देश में सीधा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा नहीं है। हमारे देश में सभ्यता का मतलब ये है जिसका आचरण अच्छा वही सभ्य है। तो गुड कंडक्ट को ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। आगे क्या है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू। एंसेस्टर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्वज। हमारे पूर्वज सच्चे किस चीज़ का आनंद लेते हैं, एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, किस चीज़ का आनंद लेते थे, ट्रू होम रूल। होम रूल गृह राज्य, गृह राज, गृह राज मतलब जो सारा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था होती है, यानी सारे फैसले। अभी देखोगे हमने जितनी चीज़ों को जितना जटिल बनाया है, हमारी समस्याएं उतनी बड़ी होती जा रही है। पुराने ज़माने में छोटे से बड़े झगड़ों को हम लोग गांव में ही बैठ करके पंचों की मदद से सुलझा लेते थे। छोटी छोटी समस्याएं या बड़ी बड़ी समस्याओं को आपस में मिल बैठ करके। अब आप छोटे छोटे प्रॉब्लम के चलते थाना भागते हो, और थाना भागने का नतीजा क्या है, जो भागा उसका भी गया और उसने जिसके ऊपर केस किया उसका तो खैर ज़्यादा जाएगा। तो ये मामला क्या हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई लोगों की पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं इन केस कचहरी के फेर में। तो हमारे पूर्वजों की एक अच्छी बात क्या थी, वो अपना पंचायती राज जिसको कहते हो, अपना लोकल होम रूल स्वराज को लेकर के बहुत ज़्यादा उसका आनंद लेते थे। अगला देखते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स। प्रोपेगेट्स को हिंदी में कहते हैं बढ़ावा देना या विस्तार करना। पश्चिमी सभ्यता किस चीज़ को बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन है मॉरलिटी। मॉरलिटी को हम लोग कहते हैं नैतिकता। नैतिकता मतलब जो हमें मनुष्य बनाता है, यानी हमारे अंदर के अच्छे अच्छे गुण, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी। तो खैर पश्चिमी सभ्यता में इन सब चीज़ों का अभाव है। दूसरा है इमॉरलिटी, अनैतिकता। हकीकत में पश्चिमी सभ्यता किसको बढ़ावा देती, अनैतिकता को। पुरुषों का सम्मान नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, केवल एक ही चीज़ का सम्मान है, वो जो पैसे से खरीदा जा सकता है। और जिसको पैसे से हम खरीद नहीं सकते उसका बिल्कुल सम्मान नहीं। हम व्यक्ति को खरीद नहीं सकते हैं, रिश्तों को खरीद नहीं सकते हैं, उसका पश्चिमी देशों में सम्मान नहीं। कार खरीद सकते हैं, तो जिसके यहाँ 10 कार है वो ज़्यादा अवेलेबल हो गया। तो यानी जिनको हम पैसे से खरीद सकते हैं, टोटल मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है पश्चिमी सभ्यता, इसलिए वो किसको बढ़ावा देती है, इमॉरलिटी को। चलो हम लोग आगे थोड़ा सा फास्ट रखना होता है, तो आप लोग रोक रोक करके इसको ये करिएगा। आगे मिलाते हैं, मैच द फॉलोइंग में। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पहला का होगा सी। 2 नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसेल, 2 का ई। 3 नंबर में द अर्थ, एच ई बेट्स, ए। 4 में द आर्टिस्ट, सीगानायवा, डी। और 5 में अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर, बी। आप लोग खुद से मिलाओगे। अब हम लोग आते हैं ट्रांसलेशन में। आपने मेरे लिए क्या किया है, सेंटेंस का अंत देखो, पूछ देखो, आपने मेरे लिए क्या किया है। चुका है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आप जानते हो हमने कई दफ़ा आपको सिखाया कि जब भी सेंटेंस में WH क्वेश्चन यानी व्हाट, व्हेन, ये सब रहे, तो उस सेंटेंस की शुरुआत किससे करना, WH से। तो पहले हम लिखेंगे व्हाट, एंड जस्ट आफ्टर WH यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब। व्हाट शुड बी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस? Since I told you that this is present perfect tense, along in present perfect tense we can only imply either has or have. Present perfect में या तो has लगता है या तो have लगता है। तो अब आप कहोगे सर हम कैसे जानेंगे इसमें has लगेगा कि have लगेगा? You will have to see your subject. आपको किसको देखना होगा, अपने subject को। And in this sentence the subject of this sentence is आपने, you। तो you के साथ हम has नहीं लिखते, have लिखते। तो what have, WH सहायक क्रिया, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। व्हाट हैव यू, हाँ करना का अंग्रेजी डू होता है, लेकिन आप जानते हो हैज हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगता है, तो व्हाट हैव यू डन। अब बचा क्या, मेरे लिए। लिए के लिए हमेशा फॉर लगता है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। दूसरा देखते हैं, उसके पिताजी किसान है। दिस इज एज इजी एज द केक वॉक, बहुत आसान है। उसके पिताजी किसान है, हिज फादर इज अ
फार्मर, हिज फादर इज अ फार्मर। थर्ड नंबर, वह 2 दिनों से बीमार है। ये कई बार बच्चों ने गलती की है एग्जाम में भी। 2 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है और वह क्या है, बीमार है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, और आपको मैंने क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 2 पार्ट पढ़ाए हैं। पार्ट 1 जिसमें कि क्रिया का रूप यानी बिफोर लगाना होता है, और पार्ट 2 जिसमें या तो नाउन रहता है या एडजेक्टिव रहता है। तो ये पार्ट 2 से, वह 2 दिनों से बीमार है। हैज बीन लगाओ, ही हैज बीन, बीमार का इल होता है, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। चौथा में आते हैं, ऐसे लोग वफादार होते हैं। याद है हमने कई बार समझाया था आपको, होता है होते हैं जब भी रहता है तो ऐसे सेंटेंस का कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लेना इज, एम, किधर लिख, एक सेकंड जरा सा, इसका स्ट्रक्चर लेना, यहाँ लिख रहे हैं हम सब्जेक्ट इज, एम, आर, प्लस जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी जो विशेषता उसकी बताई गई है वो लिख दो, बहुत आसानी से बन जाएगी। ऐसे लोग वफादार होते हैं, यहाँ हमने लिख दिया ऐसे लोग का क्या होता है, सच पीपल, सच पीपल, सच पीपल, क्योंकि पीपल है बहुवचन है तो आर लगेगा। सच पीपल इज एम आर में से एक लेना था तो आर लिखेंगे, सच पीपल आर, और लास्ट में क्या लिखना है, विशेषता। तो विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वफादार, वफादार का लॉयल, सच पीपल आर लॉयल। और 5 नंबर है, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था। याद है चाहिए था में हम क्या करते हैं, चाहिए था रहने पर हम लोग शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था तो वी शुड हैव, और जब शुड हैव रहेगा तो उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप लगाओ, गॉन, वी शुड हैव गॉन देयर। बस इतना ही, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बहुत गंभीर वैल्यूबल है आपका टाइम। बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, टाइम तो वैल्यूबल है, मेंटलिटी को भी थोड़ा सा अपग्रेड करो। एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लेना है तो रिवीजन कम से कम डेली करते रहना। और अगले क्लास में हम VBI क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए अगला क्लास को भी सीरियसली, अगला तो समझ गए, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास जाएगा, तो आप लोग एकदम अब जुड़े रहिए क्लास से और उसको सीरियसली बनाते रहिए। तो आप निश्चित रूप से जितना रिवीजन ख़त्म होगा, जब तक ख़त्म होगा, मैं लिख करके गारंटी दे सकता हूं कि आपके एग्जाम में 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 80 आपको देखा दिखाया लगेगा, पढ़ा पढ़ाया लगेगा, आराम से आप उसको बना सकते हो। दैट्स ऑल, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास एंड कीप एंजॉइंग इन द सेम वे। थैंक्स।